गलत आरोप लगा के मुझे नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। और आज हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक शिक्षिका हमारे साथ मौजूद है जो रो रही है क्योंकि इनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये कहाँ का पूरा मामला है, आइए भैया रहन तो ये लोग हमें सस्पेंड कर दे कि हम पे गलत आरोप लगा के। नहीं, आपकी क्या घटना हुई है, क्या मामला हुआ है पूरा, आप ये बताइए। आप अपनी बात तो मैं प्राथमिक विद्यालय अट्टा जटान विकास क्षेत्र भोजीपुरा में कार्यरत हूँ। मैं यह 3 साल पहले आई थी, जुलाई 18 में जी। तो वहाँ पे केवल एक शिक्षा मित्र मोरकली बच्ची थी और उसके अलावा वहाँ एक हेडमास्टर है जो तमकोदा ब्लॉक से आए थे और उमेश ठाकुर जो बहेड़ी से आए थे और एक तीसरी मैं आई थी। ये हेडमास्टर वहाँ से एक मैजिक पेन लेकर आए और इन्होंने कहना चाहिए उस मैजिक पेन का ये था कि ये रोज रोज लिखा बिगाड़ी का काम करते थे। रोज वहाँ पे कहना चाहिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट आना और उनमें से 3 में से कोई एक आ गया तो उसने बाकी की सीएल चढ़ा दी, जिससे कि अधिकारियों को यह दिखे कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए वहाँ पे सीएल चढ़ी रहती थी। अधिकारी तो महीने 2 महीने में कभी एक बार आएगा, तो रोज का यही काम था। और उसके बाद में जब कोई आ जाता था तो वहाँ पे सीएल को मिटा करके हस्ताक्षर कर दिए जाते थे। यही रोज का प्रकरण वहाँ पर चल रहा था और ये प्रकरण लगातार चलता रहा। मुझे भी उस प्रकरण में शामिल होने के लिए कहा गया। उमेश ठाकुर ने मुझे पहले हेडमास्टर के खिलाफ भड़काया, भड़का करके कहा कि कहना चाहिए तुम इसके खिलाफ बोलो। मैं उसके खिलाफ नहीं बोली। तब ये तीनों लोग एक हो गए और इन तीनों लोगों ने मतलब मेरे को हर तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। किस तरीके से परेशान किया जा रहा था आपको? मुझ पे गलत काम करने का दबाव बनाया जाता था। किसके द्वारा, कौन थे वो लोग? हेडमास्टर अरविंद कुमार, उमेश ठाकुर और मोरकली। इसके संबंध में आपने कोई शिकायत की अधिकारियों से? मैंने उस समय तक कोई शिकायत नहीं की। मैं यही सोचती रही कि मैं विद्यालय में किसी तरह कहना चाहिए शांति का माहौल बना रहे। मेरे अपने भी घर में बहुत सी परेशानियां चल रही थी, जिसके तहत मैं केवल चुप रही। मैं लगा संभालिए, आप अपने आप को, अपनी बात रखेंगे तभी आपको न्याय मिलेगा, वरना कोई भी। मैं लगातार चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे क्लास में कई फर्जी बच्चों के नाम चल रहे थे और इसी प्रकार विद्यालय के अन्य क्लासों में भी चल रहे थे, परंतु मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं ये कहती रही हेडमास्टर साहब से कि इनके नाम काट दीजिए, इनके नाम काट दीजिए, परंतु इन्होंने नहीं काटे। और मेरे से आखिरी झूठ ये बोला कि हम अगले साल इनके नाम काट देंगे। अगले साल भी इन्होंने दोबारा उन बच्चों के नाम रजिस्टर पर चढ़ा लिए। और जब 30 सितंबर को वो आखिरी तारीख थी बच्चों के नाम काटने की, जब तक मुझे लगा कि इस साल भी नाम नहीं काटेंगे, फिर उसमें फर्जी कापियां बनाना, फर्जी चेकिंग कराना, फर्जी वो करना, जिसका मेरे पे दबाव बनाया जाता था। तो मैं खुद गांव में उतरी, एक एक गार्जियन के घर गई, जिसमें जा करके मैंने उनसे कंसेंट लिए कि हमारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता और इसका नाम काट दिया जाए। तो जो बच्चे हेडमास्टर साहब को 1.25 साल तक नहीं पता थे, उन सबका पता मात्र 1 दिन के अंदर चल गया, जो कि इनका एसएमसी अध्यक्ष वीरपाल था। उस वीरपाल, उन्होंने वीरपाल को इसीलिए कहना चाहिए एसएमसी अध्यक्ष बनाया था। उसे हर तरीके से खिलाया पिलाया जाता था, सब कुछ करा जाता था। वो सारे बच्चों के नाम, पिता के नाम, इन सबके सहित ले आया और मात्र 1 दिन में वो नाम काट दिए गए। आज भी वो कागज मेरे पास हैं उतने बच्चों के, परंतु इनका फर्जीवाड़ा नहीं रुका। ये लोग स्कूल में नहीं रुकते थे। ये सारे बच्चों के ये जो है नाम मैंने कटवाए, वहाँ जा करके ये सब मैंने कटवाए। तो इन्होंने उस समय डर के मारे नाम काट दिए, क्योंकि मैं बच्चों के घर से कंसेंट लेके आई थी और उनके माता पिता का आधार कार्ड का भी पास में रख के फोटो खींचा था, क्योंकि हर चीज को सबूत चाहिए होता है। और सबूतों के बाद भी कोई अधिकारी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, ना ही इन पर कोई कार्रवाई हो रही है। कब से चक्कर लगा रही हैं आप इस कार्यालय के? इस कार्यालय में हम फरवरी में आए थे। हम फरवरी में जब आए थे तो हमने बीएसए साहब से हम मिले। बीएसए साहब से मिलने के बाद उससे पहले हम एबीएसए सर से हम मिले। कई बार हमने कहा कि सर हमें इस स्कूल से हटा दो। कौन है एबीएसए? कौन है? एबीएसए सर है हमारे सुरेंद्र सिंह सर है, ये भोजीपुरा के एबीएसए है। सुरेंद्र सिंह सर है, इनसे हमने कई बार कहा कि सर हमें इस स्कूल से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फर्जी कार्य चल रहा है और हम फर्जी कामों में हम शामिल नहीं हो सकते। ये हमसे लगातार सबूत मांगते रहे। हमने हमेशा इनसे ये कह दिया सर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आज के जमाने में कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये हमसे मांगते रहे, हमने नहीं कहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब 8 मार्च को हेडमास्टर उमेश ठाकुर और अरविंद कुमार ने मेरे को एक बदमाशों से मिलवाया और मेरे जान से मारने का षड्यंत्र बना।
और मुझे जान से मारने का षड्यंत्र बनाया गया, जिसकी पूरी, और इन लोगों ने 8 मार्च को मुझे बुलाया, बदमाश से मिलवाया। एक बदमाश स्कूल के अंदर आया और हेडमास्टर साहब और उमेश ठाकुर उस दिन मेरे से बहुत मीठा बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि ये स्वाति मैडम है और ये कुदेशिया से आती हैं और इनका ख्याल रखना। मैं उस समय कुछ भी समझ नहीं पाई कि इनके मन में क्या है। और उसी दिन मुझे किसी अन्य के द्वारा भी ये पता चला, जो मैं अभी यहाँ पे नहीं स्पष्ट करूंगी, कि कागज फाड़कर और पर्ची बनाकर दी गई थी, जिसमें मेरा नाम पता लिखा गया था, जो मैंने आज तक ओपन नहीं करा है। परंतु मैं इतनी बातें ओपन कर रही हूँ जिसका साक्ष्य मैं अभी इन लोगों के हाथ में नहीं दूंगी, क्योंकि इन लोगों को कोई भी कार्रवाई नहीं करके केवल मामला दबाना है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि 9 मार्च को मुझे वो पूरा प्रकरण विद्यालय की एक बच्ची के द्वारा ज्ञात हुआ, जो उस समय हैंडपंप पर पानी पीने गई थी 8 मार्च को, और ये लोग दरवाजा भेड़कर विद्यालय के गेट के बाहर बातें कर रहे थे। हेडमास्टर अरविंद कुमार थे और उमेश ठाकुर थे, और इसके अलावा सोनाली मैडम भी स्कूल के गेट पर आई हैं, और गेट पर ही बदमाशों को पैसे दिए गए हैं। और बदमाशों को पैसे देने के बाद में ये कहा गया है कि ये काम तुम्हें करना है, और उस बदमाश को उमेश ठाकुर ने ये कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। हेडमास्टर साहब अंदर से और पैसे लेने गए थे। उसके बाद ये कहा गया कि अब यहाँ पे मत मिलना, अब यहाँ पे मत मिलना, वो मैडम घूमती रहती है, अगर उसने दोबारा देख लिया तो वो बात की जड़ तक पहुंच जाएगी। और इस बात आप पानी पीजिए। वो बच्ची उस दिन भी मुझे 8 तारीख को इशारा करके स्कूल की छुट्टी के बाद बुला रही थी। मैं रोड के उस पार थी, वो रोड के इस पार थी। मैं समझ नहीं पाई वो मुझसे क्या कहना चाह रही है। जब 9 मार्च को उसने मुझे सारी बात बताई तो वो ये बोली, दीदी हम आपसे यही तो कहना चाह रहे थे। हम तो खुद सुन के शक रह गए कि आपके संग ये लोग क्या कर रहे हैं। और उस दिन 2 गाड़ियां आई थी स्कूल के गेट पे, एक ग्रे कलर की थी, एक व्हाइट कलर की थी। एक आदमी गाड़ी में बैठा था और एक आदमी से कहना चाहिए ये लोग गेट पर सेटिंग कर रहे थे, और उसमें से ही एक आदमी को मुझसे अंदर पहले मिलवाया जा चुका था। मुझे नहीं पता था कि बाहर 2 गाड़ियां और कुछ व्यक्ति और खड़े हैं। आज जब आप यहाँ पे सुनवाई में आई है तो क्या आश्वासन मिला है? कुछ मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। मुझे केवल ये कहा गया है कि मैडम तुम्हारे विवाद हर जगह होते हैं, और जब तुम तीसरे स्कूल में जाओगी तब भी तुम्हारा विवाद होगा। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, तो फिर आप हमें मैजिक पेन का प्रयोग अलाउ कर दीजिए, और इसके साथ ही हमें ये अलाउ कर दीजिए कि हम जब चाहे स्कूल से भाग जाएं, और हमें ये भी अलाउ कर दीजिए कि जो फर्जी बच्चे हैं हम उन फर्जी बच्चों की अटेंडेंस चढ़ाते रहे, उनकी फर्जी कॉपियां बनवाते रहे। अगर आप हमें इस सब के लिए अलाउ कर दीजिए। तो बोले कि तुम्हारी किसी से ऐसे नहीं पटेगी। तो मैंने कहा सर पटरी तो तभी खाएगी ना कि जब मैं उनके सुर में बोलूंगी, इसके अलावा तो पटरी खा नहीं सकती, क्योंकि जब मैं फर्जीवाड़े में शामिल नहीं हूँ। तो मतलब आपने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके तहत आपके षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। जी हाँ, मैंने पहली एप्लीकेशन 19 मार्च को दी थी। 19 मार्च को ये एप्लीकेशन देने के, वो एप्लीकेशन 6 से 7 जगह गई थी, परंतु उस पर उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कोरोना पीरियड हो गया। फिर नवाबगंज पुलिस, फिर मेरे पास जुलाई में पहली बार, जुलाई में मेरे पास भोजीपुरा थाने के इंस्पेक्टर का कॉल आया, जिसने मेरे को ये कहा, जिन्होंने, कि आपकी जांच जो है नवाबगंज सीओ के अंडर में होगी, और वहाँ के फिर स्टैनो का उन्होंने नंबर दिया। हमने कॉल किया और उनसे हम जाकर के मिले जुलाई में। जब हम जाकर के मिले तो 1.5 महीने तक जांच में कुछ भी नहीं हुआ। और जिस दिन मैं यहाँ पे, मैं आईजी साहब से हम इतना परेशान हो चुके थे कि सीओ नवाबगंज के भी पापा ने कई चक्कर काटे, लेकिन उन्होंने भी हमसे उन्होंने बोला कि ये बताइए क्या आप पे कोई जानलेवा हमला हो गया है, आप कहीं घायल हो गई, आपका एक्सीडेंट करवा दिया गया है जो आपकी FIR लिखी जाएगी। तो मैंने कहा सर एक चीज ये बता दीजिए कि 2 से 3 दिन में मेरे एक्सीडेंट की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, तो जब क्या कोई मैं मर जाती क्या तब इसकी FIR लिखी जाती? जब मैं मर जाती क्या तब इसकी FIR लिखी जाती? मतलब एक जीवित व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और क्योंकि ये षड्यंत्र विभाग की जगह पर विभाग के अध्यापकों द्वारा विभाग की एक सरकारी शिक्षिका के खिलाफ किया गया, तो क्या विभाग का ये दायित्व तो नहीं बनता कि विभाग इस पे FIR करवाए? और ये सारा प्रकरण हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं भोजीपुरा के, उनको पूरा प्रकरण ज्ञात है, क्योंकि जो 9 मार्च की घटना मुझे बताई गई, उसे बताने के बाद में मैं घर आ गई। मैं घर आई, मैंने पापा को पूरी बात बताई। मेरे पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए।
तो 10 मार्च को वो मुझे विद्यालय छोड़ने गए और उन्हें ये था कि मैं अपनी बच्ची को जो भी 5-6 घंटे कहीं भी बैठना पड़ेगा साथ ही लेके आऊंगा। साथ ही जब 10 बजे भोजीपुरा कार्यालय खुलेगा 10-11 बजे तो एबीएसए सर को इसकी सूचना दी जाएगी। परंतु ये एक इत्तेफाक की बात थी कि उसी दिन एबीएसए सर 10 मार्च को निरीक्षण पर आ गए, श्री सुरेंद्र सिंह सर सुबह ही सुबह, जिसमें केवल हेडमास्टर और सोनाली श्रीवास्तव आए थे। मैं प्रेजेंट थी, शिक्षा मित्र मोरकली एब्सेंट थी क्योंकि देर से ही आती हैं, और उमेश ठाकुर की उस दिन सीएल लगाई गई थी, जबकि पहले तक ये सारा क्योंकि काम चलता ही चलता है, लेकिन उस दिन किसी कोई ऐसा कार्य होगा जिस कारण इनकी सीएल उस दिन चढ़ा दी गई थी। तो इसी प्रकार इनकी एक सीएल 10 मई 2019 को भी चढ़ाई गई थी, जिस दिन अधिकारी का निरीक्षण हुआ था। क्योंकि पूरे कागज है जिसमें वो मैजिक पेन का पूरा काम किया हुआ दिखाई जी है, मेरे पास है। पहले आप ये वाला पूरा प्रकरण सुन लीजिए, फिर उसमें 10 मार्च को तो पापा हम जब ये निरीक्षण करके चले और रजिस्टर पे साइन करके मोरकली के एब्सेंट करके जब ये चले तो हम भागे भागे इनके पीछे गए। हमने गेट के पास जाके इनसे कहा सर यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। बोले क्या गड़बड़ चल रहा है? मैंने की सर यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है और आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। परंतु वो शायद निरीक्षण की उसमें कि अन्य विद्यालयों के निरीक्षण करने थे, वो व्यस्त थे। इतनी देर में मैंने अपने पिताजी को कॉल किया, मेरे पापा भी आए, वो बात सुनने को तैयार नहीं थे। परंतु मेरे पापा ने फिर केवल आधे सेंटेंस की बात कही कि साहब आपको बात सुननी हो तो सुन लीजिए, अगर ना सुननी हो तो आप ना सुनिए, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरी बेटी का यहाँ पे मर्डर हो जाएगा। तो वो बोले कि अरे नहीं आप ज्यादा समझ रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोले अभी तो मैं जा रहा हूँ निरीक्षण पे, 2-2.5 घंटे बाद आता हूँ, तब मैं लौट करके कहना चाहिए मैं आपसे बात करूंगा। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय 2-2.5 घंटे बाद लौट करके आए और उनकी गाड़ी बाहर बुलेरो खड़ी रही। जैसे ही हमें पता चला हम बाहर गए। मेरे पिताजी भी वहीं स्कूल के पास ही एक जगह क्योंकि बैठ गए थे पूरे दिन, तो हम गए। हमने जाकर के उन्हें जो वो बच्ची की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, हमने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनको सुनवाई। वो पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने बिना मात्र उन्होंने 2 से 3 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसा लगा कि उनका दिमाग भी घूम गया। और जैसे उनका दिमाग घूमा वो ड्राइवर से बोले नहीं, इतनी देर में वो बच्ची भी विद्यालय के बाहर आ गई। तो मैंने ये कहा पापा ये वही बच्ची ने पूरा गुंडों वाला जो घटनाक्रम सुना था जी, वो बच्ची विद्यालय के बाहर आ गई। तो वो बच्ची जब विद्यालय के बाहर आ गई, मैंने कहा पापा ये वही बच्ची है कि क्या इसे हम साहब से मिलवा दें? पापा ने कहा हाँ बुला लो। तो हमने उसको बुलाया। जब हमने उसको बुलाया तो हमने ये कहा कि सर आप इससे जो भी जांच करनी है आप इससे पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि अभी किसी को ये बात नहीं पता है, केवल मुझे, मेरे पिता को, और मैं आपको बता रही हूँ। स्कूल में इन लोग को इस घटना के बारे में हमने कुछ भी नहीं बताया था कि हमें बात पता चल चुकी है, क्योंकि पता चलते ही वो बच्ची, हमें शक था कि उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या बच्ची को ये गायब कर देंगे गांव से। तो खंड शिक्षा अधिकारी को हमने खंड शिक्षा अधिकारी ने पूरी बातचीत करी। उस बच्ची ने उन्हें भी खुल्लम खुल्ला सब कुछ बताया कि हाँ सर ये दोनों मास्टर थे, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, सोनाली मैडम भी आई थी, सब कुछ उनको बता दिया गया। उसके बाद हमने कहा सर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ लीजिए। फिर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने ये कहा कि एक कॉल करा शेर सिंह सर को, जो कि ARP हैं भोजीपुरा के, उनको कॉल करके कहा कि क्या रितु मैडम है BRC पर? तो उन्होंने जो मालूम करा फिर रितु मैडम वहाँ नहीं थी। तो वो बोले कि अभी रितु मैडम वहाँ नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि बयान नहीं हो सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप किसी जॉइंट CRP के सामने कोई पानी पी लो। तो ये पूरा मामला जो आप देख रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का है, जहाँ पर भोजीपुरा में तैनात एक शिक्षिका पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिसके तहत उसके मर्डर तक की साजिश यहाँ पर कर दी गई है। ये पूरा घटनाक्रम वो बता रही है कि फरवरी से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और किस तरीके से पूरे मामले को एक तरीके से मैनेज करने के आरोप वो साफ तौर पर लगा रही है कि किस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी चैन यहाँ पर मिली हुई नजर आ रही है। आज हमसे यही कहा गया कि आप तो पूरे सिस्टम पर ही आरोप लगा रही हैं, आप तो पूरे सिस्टम पर ही आरोप लगा रही हैं। अब हम 3 सदस्यीय कमेटी बना देते हैं, कमेटी में जांच तो वही करेगा ना जिसे जांच करनी होगी। जिसे जांच ही नहीं करनी तो चाहे 3 सदस्यीय बन जाए चाहे 11 सदस्यीय बन जाए, जांच काहे की होगी? क्योंकि जो सबूतों को सामने देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। मतलब ABSA साहब को इतने सबूत दिए गए, उनमें उन्हें शायद एक भी सबूत स्पष्ट नहीं दिखा।
और खाली उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ले ली कौन से जाती। आपने सबूत दिखाए जो उनको स्पष्ट नहीं दिखा? हम भी देखें कि क्या हमारे दर्शक भी वो जो सबूत जो उन्होंने पेश किए थे वो स्पष्ट तौर पर नहीं देख पा रहे हैं, या केवल लाल फीताशाही चल रही है और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? आप भी देखिए, लाइव सिटी न्यूज बरेली पर देख रहे हैं ये पूरा प्रकरण जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में चल रहा है, और लंबे समय से यहाँ पर चक्कर काट रही है महिला और लगातार परेशान है, और रो रो कर अपनी बात को उन्होंने रखा, अपनी शिकायत को रखा। देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं क्या ये जो एविडेंस है जो वो दिखा रही हैं। ये सीएल हेडमास्टर की सीएल उमेश ठाकुर ने चढ़ाई उसी मैजिक पेन से 641 नंबर की एंट्री। इसी 641 नंबर की एंट्री को ये देखिए, यहाँ पर 641 नंबर की उसी एंट्री को, जो एंट्री यहाँ पर 2 लाइनों में करी गई थी कि हेडमास्टर सीएल पर है, वही एंट्री जो है वो बदल करके यहाँ पर ये 4 लाइनों में कर दी गई, और यहाँ पर ये लिख दिया गया कि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने बीआरसी ले जा रहे हैं। इसी प्रकार ये 645 नंबर की एंट्री, जिसमें 17 दिसंबर 2018 से मोरकली मैडम को अवैतनिक अवकाश पर दिखाया गया, ये एंट्री इस पन्ने से शुरू हुई और इस पन्ने से लेकर के इस पन्ने तक आई है। आधी एंट्री उधर है और आधी एंट्री इधर है। इस एंट्री को उसके बाद में ये पन्ना धुंधला है, परंतु आज भी ये रजिस्टर में मौजूद होगा, परंतु कोई रजिस्टर खुलवाने को तैयार नहीं है। उसी एंट्री को ये हिंदी के अक्षरों में, जो इंग्लिश की एंट्री थी मोटा मोटा तो ये कोई भी देख सकता है, हाँ। ये हिंदी के अक्षरों में 2 एंट्रीज में तोड़ दिया गया, एक 645 नंबर इधर हिंदी का और एक दूसरा 645 नंबर इधर। और ये रही मोरकली मैडम की अवैतनिक अवकाश की एप्लीकेशन। ये वो सारे प्रकरण थे जिनको लेकर वो लगातार अपनी आवाज मुखर करती चली गई, और जिसके बाद उनके साथ ये पूरा घटनाक्रम और ये साजिश रच दी गई है। ये है वो मोरकली मैडम की अवैतनिक अवकाश की एप्लीकेशन, जिसे उमेश ठाकुर द्वारा सैंक्शन किया गया 17 दिसंबर की। अब आप क्या मांग करना चाहती हैं प्रशासन से? तो इसी तरह के ये फर्जीवाड़े इनके चलते रहे, और उसके मतलब वो पूरी रिकॉर्डिंग एबीएसएस आपको सुनवा दी गई थी, उस बच्ची से मिलवा दिया गया था। उसके बाद एबीएसएस आपको भी उस प्रकरण में, जब उन्हें एक संग उनका भी दिमाग ठनका, क्योंकि वो भी मेंटली उस समय प्रिपेयर नहीं थे, परंतु शायद अब वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। उस समय वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी, और गाड़ी मोड़ने के बाद में वो विद्यालय में पहुंचे और हेडमास्टर से पूछा, हेडमास्टर साहब बताओ कौन सी गाड़ियां आई थी, किस चीज के पैसे दिए जा रहे थे? तो हेडमास्टर अरविंद कुमार बोलते हैं कि किसी चीज के पैसे नहीं दिए जा रहे थे और कोई गाड़ियां नहीं आई थी, क्योंकि कभी भी जिसने गलती करी होती है वो कहना चाहिए अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, और ये तो बहुत बड़ा प्रकरण था। उसके बाद उन्होंने पूछताछ करने के बाद में जब इन्होंने कुछ भी नहीं कबूला, मेरे पिता ने भी हेडमास्टर साहब को उस समय बहुत सुनाई और ये कहा कि कहना चाहिए तुम्हारी सारी गलतियां मैं माफ कर रहा था, परंतु तुम मेरी बेटी को मरवाने की साजिश रचोगे, इतनी तुम्हारी हिम्मत पड़ गई। फिर क्या कहा? तो बाद में एबीएसएस साहब ये कहकर गए कि जितना अगर बात है हेडमास्टर मुझे सच सच बता दे, क्योंकि अगर कहना चाहिए पुलिस में ये बात पहुंच गई तो दरोगा जी तुम्हें पीट कर लाल कर देंगे। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं की गई है। और हेडमास्टर साहब से, वो एबीएसएस साहब से जब स्कूल के गेट पर मेरे पिताजी ने लास्ट में चलते समय ये कहा, ये बताइए हम इस परिस्थिति में अपनी बच्ची को विद्यालय कैसे भेजें, तो मात्र उनके शब्द इतने से थे कि वो ये कह करके गए कि अरे साहब ये मर्डर जो भी बातें होती है ना, छुप छुपा के होती हैं, जब बात खुल जाती है तो कुछ नहीं होता। मतलब उन अधिकारी ने उसके बाद कोई सुध नहीं ली। हम लोग को 4 दिन के बाद सोमवार को, जो कि 15 मार्च का दिन था, हमें वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मैंने सोचा शायद उस दिन आमने सामने साफ साफ बात होगी और कुछ भी होगा वो इस प्रकरण में जरूर कहना चाहिए सही प्रकरण जब है तो उसमें जरूर मुझे कहना चाहिए सही सपोर्ट करेंगे और इन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। परंतु जब हम एबीएसएस साहब के दफ्तर पहुंचे तो हमें ये कह दिया गया कि वो लोग तो यहाँ आए ही नहीं थे, जबकि सोनाली मैडम की कार बीआरसी के बाहर जो कच्चा रास्ता है वहाँ पर खड़ी थी, और वहीं के लोगों से हमें ये भी पता चला कि ये चारों लोग वहाँ पर एबीएसएस साहब से मिल करके गए हैं। लेकिन अब चाहते क्या है आप प्रशासन से, क्या चाहती हैं, क्या होनी चाहिए इसमें कार्रवाई? क्या मतलब मैं वास्तव में कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि ये मामला
3 मामलों में अटका हुआ है। पहला है इनके द्वारा किए गए फर्जीवाड़े, मैजिक पेन का प्रयोग, फर्जी बच्चे और अन्य जने कितने फर्जीवाड़े सरकारी पैसे का जिसमें लगातार ये दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पर आपने आवाज उठाई जिसके बाद ये सारे काम हुए। जिसके बाद ये सारे काम हुए। दूसरा मामला जो है आपराधिक कृत्य बनता है, तो उस पर इन पे FIR होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस सब प्रकरण में सोनाली श्रीवास्तव का पति अभिनय भी शामिल है। कोई छेड़खानी की अभी जो है की गई कोशिश आपके साथ? हाँ, ये लोग बदतमीजी की हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं मेरे साथ। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? ये इसमें उमेश ठाकुर और हेडमास्टर शामिल हैं। बाकी बच्चों को कहना चाहिए लगातार कूटनीतिक चालें चल के मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। 4 क्लासों के बच्चों को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि इन लोगों को उस दिन से मन में ये डर हो गया कि कहीं किसी बच्चे ने इनकी कोई बात लीक कर दी, क्योंकि आज उसी बेसिस पर इतने ऊपर तक इनकी एप्लीकेशनें चली गई हैं। तो इनके अपने मन में डर हो गया कि अगर किसी बच्चे से ने कोई बात लीक कर दी तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, इसलिए 4 क्लास के बच्चों को बांध दिया गया। और स्कूल में मेरी और गांव में बदनामी फैला दी गई कि वो मैडम फोटो बना लेंगी और वीडियो बना लेंगी। अब मुझे ये बताइए, जब अगर मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं होता तो मुझसे ये कहा जाता कि आप साक्ष्य दिखाइए। जब मैं साक्ष्य दिखा रही हूँ तो उसमें से आधे साक्ष्यों को धुंधला कह दिया जाता है, बाकी जो मैं CD या ऑडियो या वीडियो में देती हूँ वो खाली एक CD में कैद होकर के कार्यालय की दराज में रख दी जाती है और ये हो जाता है कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई तब से आज तक चल ही रही है। फरवरी से लेकर आज जो है नवंबर 8 मार्च के बाद जो 19 मार्च को पहली एप्लीकेशन गई है। क्योंकि फरवरी में तो हम BSA साहब से मिले थे ये कहने के लिए कि सर हमें यहाँ से, आप कहना चाहिए हमें यहाँ से हटा दीजिए और हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तब उन्होंने ये कहा कि कहना चाहिए क्या बात है, ऐसी तो प्रॉब्लम है हर स्कूल में होती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे स्कूल में? हम बताने को तैयार नहीं थे, हमने कुछ नहीं बताया। तब हमें 2-3 बार जब हमने ये बात कही तो उन्होंने बार यही कहा कि आप यहीं पे बताइए। वहाँ उस समय 4-5 लोग BSA कार्यालय में और बैठे थे। उन्होंने कहा सब अपने ही लोग हैं, आप यहाँ पर कह सकती हैं बात को। तो हमने वहाँ पर कहना चाहिए, फिर हम मजबूर हो गए, अधिकारी से इससे ज्यादा हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे, हमें कहना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी कहा था हम आपसे अलग मिलना चाहते हैं। तो हमें वहाँ वही मैजिक पेन का हमें वहाँ पे बतानी पड़ गई। जब हमने वहाँ मैजिक पेन की हमने बात बताई, हमें नहीं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप चलिए, मैं 1 हफ्ते के अंदर मैं 2-3 दिन में ही मैं निरीक्षण करने आता हूँ और मैं सबको ठीक कर दूंगा। परंतु BSA साहब तब से लेकर तब तो क्या आज तक नहीं आए विद्यालय के अंदर, आज तक नहीं आए। और वहाँ कार्यालय से ये बात लीक होकर के 1 महीने के अंदर मुझको मारने का षड्यंत्र रच लिया गया इन अध्यापकों के द्वारा, जिसकी एप्लीकेशनें लगातार BSA कार्यालय में जा रही हैं। परंतु मेरे को आज तक बुलाकर मेरी परेशानी पूछने का कोई भी कहना चाहिए काम नहीं किया गया। एक बार भी जब मेरे यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी ने नहीं सुनी, उसके बाद BSA साहब ने नहीं सुनी, तो मैं AD बेसिक साहब के ऑफिस गई। फिर वहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने मुझे काफी आश्वासन दिया और साथ में ये भी कहा कि मतलब वास्तव में ये लोग कहना चाहिए गलत कर रहे हैं और मैं इनको वो करूंगा। और कार्रवाई बोले मैं ज्यादा से ज्यादा इनको निलंबित या सस्पेंड कर सकता हूँ, परंतु ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त होना चाहिए, उन्होंने यहाँ तक कहा। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पापा वहाँ भी कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी केवल अब ये मतलब फिर भी वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी जो एक कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी ये कहा गया है कि हमने सचिव को लेटर भेजा है और सचिव सभी को बुलाएंगे और कहना चाहिए सबका ट्रांसफर होगा। तो मैंने ये कहा था कि सर मेरी क्या गलती है, मेरा ट्रांसफर क्यों होगा? बोले देखिए अगर आपको हटाएंगे तो आपको बुरा लगेगा और अगर इन सबको हटाएंगे तो इन सबको बुरा लगेगा, इसलिए सबका ट्रांसफर होगा। परंतु आज भी यहाँ BSA कार्यालय में भी इन लोग के ट्रांसफर की तो कोई भी बात नहीं, बल्कि मेरे ही ट्रांसफर की उन्होंने कहा कि आप कहो तो मैं आपको हटा देता हूँ और लेकिन आप ये मुझे लिख के दे दीजिए स्टैम्प पेपर पर कि आपका तीसरी जगह विवाद नहीं होगा। एक अलग वजह है, आपके संग जो गलत ये चीजें हो रही हैं वो एक अलग वजह है, तो उस पर उनका क्या कहना था? उस पर उनका कि ये सब तुम मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये सब मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। एक बार भोजीपुरा थाने के SSP का नंबर मेरे से अभी मांगा, जो मेरे पास हाँ भोजीपुरा थाने के जो प्रभारी होते हैं, परंतु वो नंबर चाहर साहब है, उनका नंबर मेरे पास नहीं था। हाँ, तो मैंने कहा तो वो पहले हुआ कि इंटरनेट पे ढूंढ लो, फिर वो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। फिर उसके बाद समाधान नहीं मिल पाया। देखिए आइए जानते हैं इस मुद्दे पर जो है BSA विनय कुमार जी का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, आइए सुनवाते हैं हम आपको। कार्यालय में मौजूद हैं और इस तरीके से लगातार फरवरी, मार्च और ये कागजों की जो कार्रवाई है लगातार चलती रही और उसके बाद अब जो है ये प्रकरण है वो पहुंच चुका है कार्यालय में। अब हम चलते हैं और सीधे लाइव आपको जो है BSA साहब से मुखातिब करवा रहे हैं, उनसे जानते हैं
कि उनका इस मामले में क्या कहना है। सर, इस प्रकरण के बारे में जानना है, इस पर लाइव चल रहा है सर, इसमें आपका क्या कहना है, क्या इसमें कार्रवाई हो रही है? जी 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 बिल्कुल। ऐसे बरेली जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पूरे प्रकरण में उनकी तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की जा रही है। कौन सा प्रकरण? सर, जो अभी ये जो भोजीपुरा की शिक्षिका आई हैं, वो काफी रोकर उन्होंने सारी अपनी बात रखी है कि लगातार वो जो है मार्च से कार्रवाई के लिए अपना अनुमोदन दे रही है, लेकिन कोई भी उनको समाधान नहीं मिल पा रहा है और मर्डर तक की उन्होंने बताया कि षड्यंत्र रच दिया गया। पहली चीज़ तो आज मैंने जो है सुनवाई के लिए ही बुलाया था, ठीक है। उसमें विद्यालय के हेडमास्टर बाकी लोगों को भी मैं सुनवाई के लिए ही बुलाया था, ठीक। एक मिनट लाइव चल रहा है सर, बताइए। ठीक है, अभी रुक जाइए, ठीक है, 10 मिनट बाद मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस संबंध में भी उनका कहना है कि अभी और भी जो है कागज आ रहे हैं, उनके बाद पूरी विधिवत जो है इसकी जानकारी दी जाएगी कि अभी तक जो है क्या कार्यक्रम इसमें किया गया। ठीक है, ले आ जाओ सर, ठीक। तो एक तो ये कि जो है सुनवाई चल रही है, जो मैंने अभी प्रथम दृष्टया देखा है वो ये है कि इनके यहाँ कोई इस तरह का विवाद नहीं है। जो विवाद है वो ये है कि जो है इनको छूट नहीं मिल रही विद्यालय से। तो उसके लिए मैंने अभी हेडमास्टर के उसमें जीपीएस सिस्टम लागू कर दिया है कि आप जो है विद्यालय जाएंगे तो सभी लोग समय से जाएंगे और समय से जो है आप लोग जाके अटेंडेंस हमें भेजेंगे और आके भेजेंगे जीपीएस थ्रू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी हम बीएसए साहब की बात सुन रहे हैं, फिर पूरी बात रखते हैं। जी बताइए सर। अभी बाहर कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ ना जी। यार लाइव क्या मतलब बाइट लेना चाहिए आपको? हाँ सर, लाइव पे ही है, बाइट सर। नहीं, आप बाइट लीजिए ना। जी रखिए सर, बात रखिए आप अपनी। जी, जीपीएस सिस्टम आपने लागू कर दिया। हाँ, जी। तो लागू कर दिया। दूसरी चीज जो है जांच का विषय है, मैं जांच कर रहा हूँ। इनसे मैंने जो भी है मैंने साक्ष्य मांगा, साक्ष्य तो कोई ना आपको दिखाई ना मुझे दी, ठीक है। कि आप साक्ष्य दीजिए ना कि कौन मारने गया, एफआईआर आपने नहीं कराया, कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुआ। मैंने कहा थाना अध्यक्ष का नंबर दे दीजिए, मैं थाना अध्यक्ष से बात करके आपका एफआईआर करा देता हूँ। तो ये बता रहे हैं कि मैंने सर एफआईआर तो नहीं कराया। तो एफआईआर जब कोई इस तरह का घटना अगर घटित होती है तो आपको एफआईआर कराना चाहिए। सर उनके द्वारा कहा गया कि खंड शिक्षा अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया गया, उन्होंने नहीं। खंड शिक्षा अधिकारी मैंने बुलाया था, खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, 3 सदस्य मैंने कमेटी बना दिया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि मुझे कोई जो है ना तो आज तक एप्लीकेशन दिया गया। हाँ ये है, इनके स्कूल में विवाद था तब वो गए थे जाँच करने, ठीक है। इनका द्वारा ये भी कहा गया कि जो है सर बाकी लोग समय से पहले चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है उसका मैं जांच करवा लेता हूं कि समय से कौन पहले जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। उसी लिए मैंने जो है जीपीएस थ्रू जो है अटेंडेंस भी मंगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जब अटेंडेंस आ जाएगी सारा विवाद खुद ही समाप्त हो जाएगा। बाकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को कोई दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। दिक्कत किसी को नहीं होगी, जाँच में सब कुछ साफ हो जाएगा। दोनों पक्षों से मैंने साक्ष्य मांगा है, साक्ष्य इन्होंने कल तक समय लिया कि कल हम जो है आपको साक्ष्य दे देंगे। उसके बाद 3 सदस्य जिसमें मैं स्वयं हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इनको यहाँ भी बुलाया था। कल मैं इनके स्कूल भी जाऊँगा, स्कूल में भी जो है गांव के लोगों से भी बयान लूँगा, ठीक है। और अगर ये चाहेंगी कि ऐसी कोई चीज़ है जिसमें एफआईआर की आवश्यकता तो मैं एफआईआर भी करवा दूँगा, ठीक। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ विनय कुमार जी मौजूद है, जिन्होंने साफ तौर पर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, कमेटी बना दी गई है और जीपीएस के थ्रू जो लगातार जो आरोप लग रहे थे कि अटेंडेंस जो है कर ली जाती है गड़बड़, तो उसमें भी जो आगे की कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ बरेली लाइव, हम दिखा रहे हैं आपको ताज़ा तरीन खबरें, पल पल की अपडेट। और ये पूरा विवाद जो हमने पूरा प्रकरण था वो आपको समझाया और दिखाया कि किस तरीके से एक जो महिला शिक्षिका है उसके साथ ही सारी कार्रवाई हो रही थी और उस पर अब आगे क्या रुख होगा ये देखना होगा। देखते रहिए सिटी न्यूज़ बरेली। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं अंश माथुर, नमस्कार।